एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, जिसे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कह रहे हैं। इससे पहले हमने एटॉमिक साइज से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो है पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर इन वीडियोज को आप नहीं देखे हैं तो इसी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज वीडियोज आ रहे हैं, देख करके आइए। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और एन एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में होता क्या है। तो मैं अगर जानकारी दूं आपको सिंपल तरीके से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका दिमाग में यह बात अब आएगा कि सर लास्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा वो भी क्या था? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही था कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है। और इसके वजह से कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, लिबरेट होता है, जिस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाउ? वी विल डिस्कस इट। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है डेफिनेशन इसका। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी एटम का टेंडेंसी इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में। अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को याद किए हुए हैं तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the tendency of an isolated gaseous atom. It is the tendency of an atom present in a compound. किसी कंपाउंड में जो एटम प्रेजेंट है उसका ये प्रॉपर्टी है to attract a pair of bonded electrons. To attract a pair of bonded electrons towards itself. कि बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर लेगा, इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। थोड़ा समझते हैं थोड़ा ध्यान से। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम ताकि क्लियरली समझा पाए आपको। एग्जांपल है मेरे लिए, एक कंपाउंड ले रहे हैं बाबू, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड आप कह सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है आपको समझना जरूरी है। तो हाइड्रोजन के पास एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। हाइड्रोजन विल फुलफिल इट्स डुएट, ये अपना डुएट फुलफिल करता है। एंड क्लोरीन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, 7 ऑलरेडी इसके पास है। हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यूज कर लेता है। एंड यू नो इट वेरी वेल, दीज आर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हेल्प से क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या है? एक कोवैलेंट बॉन्ड है सर। और यू नो इट, सिंगल बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होता है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है। क्लियर है कि नहीं? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। इस बॉन्ड में प्रेजेंट जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात कर रहा। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यहां 2 एटम दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। इन 2 एटम्स में से कौन इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? तो हम कहेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के बारे में बात हो रहा है? समझ में आ रहा है? किसी एक कंपाउंड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो भी कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। और उस कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, वो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो कैपेसिटी था, टेंडेंसी था, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे। डिफरेंस दोनों में समझ में आया कि नहीं आया? एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप तभी एग्जामिन करेंगे जब कोई कंपाउंड क्या है? कोवैलेंटली बॉन्डेड है।
क्लियर है कि नहीं है? इस बात को मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग भी इस चीज को लिख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह से लिख लीजिए, सभी को लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सीन इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे उनमें ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जांच कर सकते हैं, बिकॉज कोवैलेंट कंपाउंड होगा तभी तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा तभी तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा, और वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको इन दोनों में से कोई एक अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसे हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कह देंगे। क्या हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है? हाँ है। क्या क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है? हाँ है। दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सवाल है किसके पास ज्यादा है? सो यू कैन से इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। दोनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है? सो इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। आप इस बात को भी मेंशन कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कंपेयर करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, आपको पता नहीं है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। एक्चुअली क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इस वजह से क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में आपको बॉन्ड दिख रहा है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो बीच में अभी फिलहाल दिख रहा है, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्लोरीन। किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा? क्लोरीन की तरफ। समझ में आ रहा? क्योंकि फोर्स किधर है? क्लोरीन की तरफ। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो कैपेसिटी है क्लोरीन का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हमने यहां पे इस बात को मेंशन कर दिया। आपको नहीं पता है, हम एग्जांपल से समझा रहे हैं कि है ऐसा। कैसे है आगे बात करेंगे हम। क्या दोनों में बातें समझ में आ गया है? क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आप क्रिएट कर पा रहे हैं? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हमने लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ मेजर्स द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का बात है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेफर्स टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी था वो था। अब वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू एन एटम इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में प्रेजेंट जब एटम है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कितना अट्रैक्ट कर रहा है, इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म देंगे। क्लियर है कि नहीं है? दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी बता चुके हैं हम, लिखा हुआ, बस नोट बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अट्रैक्शन फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यू नो इट वेरी वेल। पहला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, सेकंड इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। पहला इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है तो क्या एक्सो एनर्जिक होता है कि एंडो एनर्जिक होता है? एंडो एनर्जी। पहला वाला एक्सो एनर्जी, पहले एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन दूसरा बार जैसे अट्रैक्ट करने जाता है एनर्जी दे करके ऐड कराना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑलरेडी हम वो कवर कर चुके हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो कैपेसिटी था बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। बट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर अ पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अट्रैक्शन है किसका? फॉर अ पेयर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो बॉन्ड में प्रेजेंट है, बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन को नहीं, बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को। जिस दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का भी है। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो था वो क्या था? एक तरह का एनर्जी था। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होता था उससे क्या होता था? एनर्जी रिलीज होता था। और इस एनर्जी को निकालने का जो यूनिट था हमने बताया था आपको, क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग निकालते थे। वाइल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी, ये एक क्या है? टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट का। टेंडेंसी है मतलब प्रॉपर्टी है। और शुरू में ही बोल चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, तो सभी एलिमेंट्स का है। आपके पास जितने एलिमेंट्स है सभी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं? चूंकि एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसको निकालने का कोई यूनिट
नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लिख रहे हैं इसके पास कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है ना, एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं है? क्या आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? अब तो कंफ्यूजन नहीं है। आइसोलेटेड गैसियस एटम कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर कोई कंपाउंड में कोई एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करने के कई रीजंस हो सकते हैं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट हमने यहां लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है कम या ज्यादा हो सकता है, चेंज हो सकता है। पहला कारण द साइज ऑफ द एटम, और दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा कारण है जो किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक प्रॉपर्टी है। ढेर सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही ये पीरियोडिक टेबल बना था, शुरुआत में ही हमने डिस्कस कर दिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मेन मुद्दा है हर जगह। साइज ऑफ एटम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहां पे ये पॉइंट याद रखिए ध्यान से। स्मॉल एटम अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर देन लार्ज एटम्स एंड आर देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव? जो साइज में छोटा होगा। जैसे एग्जांपल में अगर याद कराएं आपको हम, कि लास्ट क्लास हमने हैलोजेंस का एग्जांपल लिया था, ऐसे लिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा लिया था, है ना, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है? साइज बढ़ता है, आपको पता है। और अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता था? घटता था, ऐसा बताया था। लेकिन एक्सेप्शन बताया था आपको यहां कि फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन चूंकि काफी छोटा साइज में होता है, इस वजह से क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चूंकि घटता है, बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा इसका उसके बाद इसका ऐसा होना चाहिए था, बट हमने क्या बोला था? ये एक्सेप्शन है, फ्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा होता है। याद करो, ड्यू टू व्हाट? फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज। और इस बात का ये फायदा उठाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितना ज्यादा छोटा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही आदमी का है, फ्लोरीन का। आगे बात करेंगे इसके बारे में, क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे हम। तो यहां पे पॉइंट हमने ये बात पकड़ा कि अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा। इनवर्स, साइज छोटा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। साइज छोटा होने से क्या होगा? साइज छोटा होने से, जैसे कि मान के चलिए कि ये एक छोटा सा एटम है, क्लियर है, यहां एक बड़ा सा एटम है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये जो बीच का इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा? इधर अट्रैक्ट होगा। कारण क्या है? इस न्यूक्लियस की, यहां बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से उधर अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? न्यूक्लियस ऑब्वियसली इधर भी है, लेकिन इसके ज्यादा करीब होगा, इस वजह से क्या होगा? छोटा एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं छोटा एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर है कि नहीं? आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एटम्स विथ नियरली फिल्ड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कह रहा है। ऐसे एटम्स जिसके सेल लगभग भरे होते हैं will tend to have higher electronegativity than those sparsely occupied ones। इसका मतलब को समझना है, ध्यान दीजिएगा। 2 एग्जाम्पल लेकर के हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लेते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं बोरॉन को हमने ले लिया और फ्लोरीन को हमने ले लिया, ठीक है। अगर बोरॉन पे ध्यान दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5, और इसका कितना होता है?
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, 9 हो गया सर। एकदम बच्चा जैसा एकदम आराम से समझो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं सॉरी 1s2 2s2 2p5। ये जो सेकंड सेल है ये ज्यादा भरा हुआ है कि ये ज्यादा भरा हुआ है, आपसे ये पूछ रहे हैं। फर्स्ट सेल तो दोनों का भरा हुआ है 1s2 1s2, लेकिन सेकंड सेल जो है 2s और 2p सेकंड सेल है, 2s 2p सेकंड सेल है। बट सेकंड सेल कहां ज्यादा भरा हुआ है, बोरॉन में कि फ्लोरीन में? फ्लोरीन में। अगर यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा होगा, यह सेंटेंस कह रहा है। क्लियर है कि नहीं है? फिर से पढ़ रहे हैं, एटम्स विथ नियरली फिल्ड सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लगभग भरा हुआ जो सेल होगा, ज्यादातर भरा हुआ जो सेल होगा, विल टेंड टू हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दोज स्पेयर्सली ऑक्यूपाइड वंस। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा? इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों? ये तो समझ में आ गया, साइज की वजह से यहां पे बात कर लिया हम लोग, इस चीज को समझ में आ रहा होगा। यहां पर हमने इस चीज को इंडिकेट कर दिया कि ऐसा है। ऐसा क्यों? ज्यादा भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर कंप्लीटली भरा हुआ नहीं है, हमने यहां पे क्या कहा, इस बात को ध्यान दीजिए, नियरली फिल्ड सेल्स, नॉट फिल्ड सेल्स। अगर लगभग भरा हुआ सेल है तो जितना कम इलेक्ट्रॉन जल्दी यहां आ जाएगा वो स्टेबल बन जाएगा। यस और नो? भरा हुआ नहीं है तो चाहेगा भरने के लिए, बोले सर भरा हुआ तो ये भी नहीं है लेकिन भरा हुआ ये भी नहीं है, तो दोनों चाहेगा, लेकिन ज्यादा कौन पावरफुल होगा? इसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए भरने के लिए, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए भरने के लिए। तो कम इलेक्ट्रॉन चूंकि चाहिए भरने के लिए, फटाक से खींच लेगा यार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि ये भरने में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसका जरूरत इसको नहीं है, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे भी देगा तो इसका पेट नहीं भरेगा, इसको दे देने से भर जाएगा आई थिंक। इस वजह से ऐसा है। क्लियर है कि नहीं है? अंदर की बात ये है। तो मेन मुद्दा आपको समझ में आ गया, साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। साइज में क्या पढ़े, अगर साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये बात पढ़ा कि अगर लगभग नियरली फिल्ड सेल्स होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर। समझ में आ रहा कि नहीं? स्पेयर्सली जो भरा हुआ रहेगा उसके कंपेरिजन। आगे बात करें, हम आगे बढ़े। अब इसी को हम पूरा पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड चलता है हमारा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, दैट इज पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहां लिखा है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन कैसा होता है। तो पहले इन पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट के बारे में बात हो रहा है। पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है सर? लेफ्ट टू राइट जो होता है, सुनिए, एटम का साइज के हिसाब से बात कर लेते हैं। सर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज, एटम का साइज सर डिक्रीज करता है। सर न्यूक्लियर चार्ज जेड, न्यूक्लियर चार्ज जेड लिख सकते हैं या न्यूक्लियर चार्ज लिख देते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को आप किस तरह से डिनोट करते हैं? जेड से। क्या होता है? इंक्रीज करता है। सर न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो खुद का इलेक्ट्रॉन को तो अच्छा से संभालेगा ही, साथ में दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा, साइज घटने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 3 बातें हमने यहाँ पे चर्चा किया, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, इनवर्सली है। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, अगर साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। साइज घट रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो अगर हम यहां पर आपको बोले लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो सबसे लेफ्ट में क्या होता है? बोले सर एल्कली मेटल्स होता है, एल्कली मेटल्स। सबसे लेफ्ट में क्या होता है? एल्कली मेटल्स। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। अरे समझ में आ रहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्कली मेटल्स का क्या होने वाला है? मिनिमम होने वाला, कम से कम होने वाला है। तो मैक्सिमम किसको हो जाएगा? मतलब सबसे राइट में क्या होता है ना, नोबल गैसेस होता है सर। लेकिन नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है। इस वजह से उसको कोई इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है ही नहीं।
तो उसके पहले क्या है ना सर, उसके पहले हैलोजन से है सर, उसके पहले हैलोजन से। जितने भी हैलोजेंस है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बचवा, मैक्सिमम होता है। क्या ध्यान रख पाएंगे, लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं, मिनिमम किसका हो जाएगा, एल्कली मेटल्स का, मैक्सिमम किसका हो जाएगा, हैलोजेंस का। बोले सर थोड़ा इनर्ट गैसेस के बारे में भी चर्चा कर दीजिए। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि इनर्ट गैसेस के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो लगभग 0 मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या था, 0 था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या आप इस बात को नोट कर सकते हैं अब क्लियरली? क्या क्या बातें किया कि सर लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं साइज घटता है, साइज घटने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। सबसे लेफ्ट में एल्कली मेटल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम मिनिमम, हैलोजन सबसे राइट में है तो मैक्सिमम, सबसे राइट में तो नोबल था, नोबल गैसेस था, या आप इनर्ट गैसेस कहते हैं, उसके लिए 0 है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर कर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब आते हैं हम थोड़ा सा इन अ ग्रुप। ग्रुप में जब बात होती है तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अगर टॉप टू बॉटम बात चलेगा तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। एल्कली मेटल्स का एग्जांपल नहीं लेते हैं, चलिए हैलोजेंस का लेते हैं। हैलोजेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है, ये है हैलोजेंस। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा सर, सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का। अब यहां पे एक्सेप्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आप पढ़ रहे थे तो वहां एक्सेप्शन दिखाए थे कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास होने की वजह से बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके प्रति इसको कोई अट्रैक्शन नहीं था, रिपल्सन कर देता था। लेकिन बाहर से तो कोई नहीं आ रहा है, अब बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को आ रहा है तो उसको नहीं रोकेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटीन, नो एक्सेप्शन। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे इस चीज। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? डन, समझ में आ गया है पीरियोडिक। चलिए अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे चलेंगे हम। पीरियड वाइज हो गया बात, ग्रुप वाइज हो गया बात। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल में। देखिए हमने यहां लिखा है, क्या आप लोग इस बातों को पहले लिख चुके हैं? अगर नहीं लिखे हैं तो इन बातों को लिखना जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। हम इस सेंटेंस का बात कर रहे हैं, हमने लिख के रखा है, इफ एन एलिमेंट एग्जिबिट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। बोले सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, वहां बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल थोड़ा बहुत जरूरत है तो हम समझा देंगे आपको। अगर कोई भी एलिमेंट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थोड़ा देर के लिए समझाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा फेरस और फेरिक, Fe2+ भी होता है और Fe3+ भी होता है। उसी तरह से आपको हम अगर बताएं तो मैंगनीज क्या होता है जानते हो, Mn2+, Mn3+, Mn4+, Mn5+, Mn6+, Mn7+। गजब। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट जब हम पढ़ाएंगे आपको तो समझाएंगे ऐसा क्यों है। अभी फिलहाल क्यों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मैंगनीज जो है 2+ से लेके 7+ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये जो प्लस में पावर में दिख रहा है वही क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर है कि नहीं? उसी तरह से आयरन आप ऑलरेडी जानते थे, क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। जैसे Fe2+ है तो इसको ऐसे लिखा जाता है Fe2, और आयरन 3+ है तो इसको लिखा जाता है Fe3। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे एलिमेंट्स जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सवाल अब यह है कि Mn2+ का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि Mn3+ का। अब सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, सवाल समझ में आ गया? अब सेंटेंस को पढ़िए। द एटम इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, OH मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
will be more electronegative due to greater attraction for the electrons. बोल रहा है कि ये Mn2+ से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, Mn3+ का, और इसके पीछे कारण क्या होगा, इसके पास बोल रहा है ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन है कह सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज नहीं, सॉरी। कैसे, तो हम थोड़ा देर बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया है? एक एग्जांपल लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, SN2 माने SN2+ होता है और SN4+ होता है, SN3+ नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? तो लिख रहा है SN2 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितना है, 1.30, और SN4 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.90 है। तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, SN4 का, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और वो ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन टू ऑक्सीडेशन स्टेट 2। क्या समझ में आ गया है? अब हम यहां पर ये बात कह रहे थे, क्या आप ये सब बातों को नोट कर चुके हैं? अगर हम इस चीज को और एलाबोरेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके लिए ऊपर वाला पार्ट को मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और डिटेल में अगर समझना है तो ध्यान दीजिए। तो चर्चा अब हो रहा है, चलिए Fe2+ और Fe3+ का कंपेयर कर देते हैं, किसी का भी कर सकते हैं इस तरह से आप। तो आप अगर Fe2+ का कंपैरिजन कर रहे हैं Fe3+ के साथ, तो आप बताइए Z का वैल्यू दोनों का क्या है? सर आयरन है, सर दोनों का Z का वैल्यू क्या है, 26। न्यूक्लियर चार्ज दोनों का सेम है, न्यूक्लियर चार्ज दोनों का सेम है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन देखना है, मतलब जेफ देखना है, जेफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है। तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉन भी निकाल लो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, बोले सर इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, दैट इज 24 है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो कितना है बोलो जरा, 23 है। यहां पर क्या हो रहा है, 26 प्रोटॉन मिलकर के 24 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, और यहां 26 प्रोटॉन मिलकर के 23 इलेक्ट्रॉन का संभाल रहा है। कहां पे इलेक्ट्रॉन संभालना आसान है, यहां पर कि यहां पर? 3+ है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि यहां पर जेफ क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर ऐसे है तो समझ सकते हो, हम पहले भी बता चुके हैं, जेफ उसका ज्यादा होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, ऐसे भी समझाए हैं हम, याद कीजिएगा। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका जेफ ज्यादा होता है। जेफ ज्यादा होना मतलब न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। अगर खुद के इलेक्ट्रॉन को आसानी से संभाल रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा ना। तो यही बात है कि Fe3+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Fe2+, बट यही चीज उल्टा हो जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो। क्लियर है कि नहीं है? लेट सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, हम इधर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, तो आप यहां पर लिख लीजिएगा, जेफ ज्यादा हो गया। अगर किसी का जेफ ज्यादा हो गया बच्चा, अगर किसी का जेफ ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, बताओ ऑर्डर क्या होना चाहिए? सर Fe3+ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा Fe2+ से। कोई दिक्कत? ये है आंसर इस क्वेश्चन का। अगर इस तरह से सवाल दिया रहे कि Fe2+ और Fe3+ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, तो Fe3+ का ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? एक और एग्जांपल ले रहे हैं, नेगेटिव आयन के साथ ले रहे हैं, देखिएगा। मान लीजिए O लिखे हैं, O- लिखे हैं और O2- लिखे हैं, इनका कंपैरिजन कीजिए। तो पहले आप क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे। Z कितना ऑक्सीजन के लिए, 8 है ना, 6 होता है ना, 8 होता है। सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इट इज 8। इसका भी Z 8, इसका भी Z 8। इलेक्ट्रॉन बस देख लो, इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 8, इसमें 9 और इसमें 10। सबसे ज्यादा जेफ किसका होगा? ये 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा, 8 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा। सबसे इजी कहां पर दिख रहा है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को संभालना है। अगर यहां पे संभालना सबसे ज्यादा अच्छा है तो जेफ इसका सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? याद रहेगा, जेफ इसका सबसे ज्यादा है। लेकिन हमने आपको पढ़ाया है जेफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, चार्ज ऑन एनायन, या डायरेक्टली लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सबसे कम नेगेटिव चार्ज कहां है, सर यहां तो है ही नहीं, सबसे बेटर है ये।
यहाँ एक ठो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ दो ठो नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर आपको लिखने के लिए बोले तो आप क्या लिखेंगे? सर ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर O माइनस का है, फिर O2 माइनस का है। उल्टा हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, बट नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। समझ में आ गया? ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कहानी समझ में आ गया है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कुछ नहीं, मतलब 0। यहाँ कितना है? -1। यहाँ कितना है? -2। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? ठीक है, ये तो नॉन मेटल का कहानी था। असल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जनरली। आयरन भी दिख रहा है आपको, मैंगनीज भी दिख रहा है आपको, और जो एग्जांपल हमने लिखा था टीन, वो भी आपको दिख रहा है मेटल। तो जनरली मेटल्स वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ये तो बस ऐसे ही एक क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इस तरह से बना दिया। क्लियर है कि नहीं? बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या वेरिएशन समझ में आ गया? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक का हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं? ये सब बातें हमने किया, फिर इधर किया, फिर ये सब बातें किया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, SN2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 1.30। SN4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 1.30। ये कैसे आया? 1.90, सॉरी, ये कैसे आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे कि आप एसिड बेस सॉल्ट में इंडिकेटर्स पढ़े थे, और इंडिकेटर्स का काम बहुत हद तक एसिड बेस और सॉल्ट को पहचानने में आप किए थे, लेकिन बाद में जाकर के बहुत हाई लेवल पे जब आप पहुंचे तब आप पीएच स्केल का नाम सुने थे कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो एसिड बेस और सॉल्ट को पहचानता तो है, साथ में कितना एसिड स्ट्रांग है, कितना बेस स्ट्रांग है, ये सब को भी बताता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर करके सुने होंगे। क्लियर है कि नहीं? इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नापने के लिए भी स्केल्स का डिस्कवरी हुआ कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, किससे किससे ज्यादा है, किससे किससे कम है, कंपैरिजन, क्योंकि रिलेटिव टर्म है ना, तो कंपैरिजन आना चाहिए आपको। तो चलिए इस बात को डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने ये बात कहा कि अब वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ स्केल डिफाइन हुए हैं। तो लिख रहा है पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी एक्सप्रेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 स्केल्स। 3 स्केल का डिस्कवरी हुआ, और तीनों स्केल के हेल्प से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं। और एक ताज्जुब का बात ये कह रहे हैं कि 3 जो स्केल है, तीनों स्केल में एक प्रोपर एलिमेंट का, एक सिंगल एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग निकलता है। मतलब अगर मान लीजिए कि फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हैं, एक प्रोसेस जिसका नाम है मुलिकन स्केल, इस स्केल का यूज करके तो वैल्यू अलग आता है। नेक्स्ट जो स्केल है एलरेड रोकाउ स्केल, एलरेड रोकाउ स्केल, इसके मदद से निकालते हैं, वैल्यू तो अलग आता है। और थर्ड वन पॉलिंग स्केल है, इसके मदद से जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं तो अलग आता है। 3 अलग अलग स्केल, या कह सकते हैं 3 अलग अलग मेथड है जिसके हेल्प से हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, और सभी स्केल में वैल्यूज अलग अलग आते हैं। मतलब सर ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो जैसे कि टेम्परेचर निकालने का अलग अलग स्केल है, आप डिग्री सेंटीग्रेड में निकालते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, केल्विन में निकालते हैं, सभी का स्केल अलग अलग है, सभी का वैल्यूज अलग अलग होते हैं। सिमिलरली ये बात है। क्लियर है कि नहीं? तो जब आप मोलिकन में किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे तो वैल्यू अलग देखेंगे आप, जब एलार्ड रकाव में देखेंगे तो अलग दिखेंगे आप, और पॉलिंग इसमें स्केल में देखेंगे तो अलग देखेंगे। तो इसके लिए ताज्जुब की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन भी होता है। तो अलग अलग स्केल में वैल्यू अलग अलग है। चलिए कमिंग बैक, तो इसके 3 स्केल है। हमने जैसे बोला कि मोलिकन स्केल, एलरेड रकाव स्केल, बार बार मेरे मुंह से ये एलर्ड आता है, एलर्ड नहीं है, एलरेड है, एलरेड रकाव स्केल एंड पॉलिंग स्केल। तो पहला स्केल हमने लिया मुलिकन स्केल। मुलिकन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मुलिकन रिगार्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द एवरेज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो एवरेज वैल्यू है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन
को बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी को आपको अप्लाई करना पड़ता है उसे ही आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यस और नो? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन गेन इंथैल्पी? इस जगह पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहिए या डेल्टा HEG इस तरह से भी लिखाया था आपको, है ना? ये कौन सा एनर्जी है? तो आप देख सकते हैं कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो इससे एक एनर्जी रिलीज होता है, और ये जो रिलीज एनर्जी है इसे ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म पे इसको डिफाइन करते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन निकालने का बात हो रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन गेन करने का बात हो रहा है। क्या जितना इलेक्ट्रॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगता है, क्या उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में उतना ही एनर्जी रिलीज होता है? तो इनका कहना है कि हां है। क्लियर है कि नहीं है? तो दोनों एनर्जीज को का क्या बोला है? एवरेज निकाल दीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा। तो दस अकॉर्डिंग टू मुलिकन हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आपको इसको पता है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन क्या हो जाएगा 2। एवरेज निकालने का तो यही तरीका है। क्लियर है कि नहीं? मान लीजिए एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया हुआ है और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो दोनों का एवरेज निकाल दीजिएगा। क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगा मुलिकन स्केल के हेल्प से। बोलिए क्लियर है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एलरेड-रकाउ स्केल। ये एलरेड-रकाउ स्केल मुलिकन स्केल के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं कैपेबल है, ज्यादा एक्सेप्टेड है कह सकते हैं केमिस्ट्री में। तो एलरेड और रकाउ दो अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यह बात कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स exerted by the nucleus on the valence electron। एलरेड एंड रकाउ ये कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफाइंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये क्या कहता है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन किस पर लगाया? न्यूक्लियस ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगाया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स, नहीं जरूरी नहीं है, ऑपोजिटली चार्ज जरूरी नहीं है। कभी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट मे बी अट्रैक्टिव, दैट मे बी रिपल्सिव, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हियर टू डिफरेंट चार्जेस यू कैन सी, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर में जो सेल है उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन दोनों के बीच अट्रैक्शन ही होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो अट्रैक्शन ही होगा। तो ये कहा जा रहा कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। और आपको मैं बता दूं, आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, इज इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज K? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका वैल्यू क्लास 12 में पढ़ना, डोंट वरी, फिजिक्स में पढ़ना है। Q1 क्या है? चार्ज कितना है न्यूक्लियस में। Q2 क्या है? चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। आप कह सकते हैं अगर ये कोवेलेंट रेडियस बनाता है तो ये कोवेलेंट रेडियस है। तो इसी चीज को केमिस्ट्री में इस तरह से डिफाइन किया गया है। इस चीज को आपको याद करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमने बताया आपको, बस अभी ध्यान दीजिए कि क्या फॉर्मूला याद करना है। लिख रहा है दस, ये एक्स नहीं है, साई, स्मॉल साई होता है। जैसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर होता है ना इंग्लिश अल्फाबेट में, ग्रीक में भी होता है। ये एक्स नहीं लिखा हुआ है, एक्स को हम ऐसे लिखते हैं सिंपल, लेकिन ये क्या है? साई, इस तरह का है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। क्लियर है कि नहीं है? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू कह रहा 0.359 इंटू जेफ अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। डायरेक्टली याद रखिएगा। कैसे याद करते हैं ना, ऐसे याद करते हैं। लेट्स सर केल्विन स्केल इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 होता है ना। ऐसे करते थे ना यार, कैसे याद किए थे तुम? स्केल ऐसे डिफाइंड है,
उसी तरह से ये जो एलरेड रकाव स्केल है इस तरह से डिफाइंड है, तो आप क्या कर सकते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो केल्विन कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। तो इस तरह से स्केल ही बनाया हुआ है। तो उसी तरह से यहां पर भी ये बात बनाया हुआ है। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि 0.359 इंटू जेफ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस 0.744। कौन क्या है याद रखना होगा। जेफ आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं ना? जेड माइनस सिग्मा से निकाल लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? और आर क्या है? कोवेलेंट रेडियस है, वो भी एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, ध्यान रहेगा। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। भूल भाल गया? केमिस्ट्री पढ़ रहा, छोटे यूनिट्स याद रखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हमको एंगस्ट्रॉम में निकालना, आर को निकालना है। क्या दिया रहेगा सवाल में? मान के चलिए मीटर में दिया रहेगा तो एंगस्ट्रॉम में बदल लीजिएगा, तब बैठाइएगा इस फॉर्मूला में, नहीं तो रॉन्ग आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? ये बताना जरूरी था, इसीलिए ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि एंगस्ट्रॉम में ही यहां पे वैल्यू को बैठाना है। क्लियर है कि नहीं है? याद हो गया? तो चलिए, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्केल है पॉलिंग स्केल, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सेप्टेड है, ज्यादा वाइडली यूज होता है केमिस्ट्री में, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड स्केल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करके आपको देगा। दैट इज पॉलिंग स्केल। ये पॉलिंग स्केल जो है ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो स्केल है वो यही होता है। जैसे कि टेम्परेचर मापने में सबसे ज्यादा केल्विन का यूज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मापने में सबसे ज्यादा यूज पॉलिंग स्केल का होता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट इज बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जीज। ये किस बात पर आधारित है? एक्सेस बॉन्ड एनर्जीज। तो पहले बॉन्ड एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम कर लेते हैं, ताकि आपको आगे सब कुछ समझ में आने लगे। तो मान के चलिए कि आपके पास दो एलिमेंट है, लेट सपोज ए बी एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड्स है, बी बी। नहीं समझ में आ रहा? मान लो ये H2 है, ये मान लो Cl2 है। समझ में नहीं आ रहा? ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल दे रहे हैं। ए जहां लिखे हैं वो H2 है मान लो, और ये बी जो है वो Cl2 है मान लो। इन दोनों को मिला दिया हमने, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दोनों को मिला दिया हमने। ठीक, तो क्या बनेगा ना सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला गैस फॉर्म बनेगा। सर बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान दीजिएगा, ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। यस और नो? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? तो यहां से एनर्जी, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ए और ए के बीच में कुछ बॉन्ड एनर्जी होगा जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कितना? बी और बी के बीच में भी कुछ बॉन्ड एनर्जी होगा जिसको तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। और अगर टूट गया तो टूट गया, तो अगर इन दोनों को मिक्स किए और हमने बनाया एक नया बॉन्ड, क्या किसके किसके बीच में बॉन्ड बना है? ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, मान लीजिए। अरे भाई, ए को बी के साथ मिलाया और एक नया कंपाउंड ए भी बनाया। आपको दिख रहा है एक नया कंपाउंड HCl दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये जो नया बॉन्ड बना है, इसके बीच में जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ बॉन्ड आप कह सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन ए एंड बी का बात हो रहा है। यहां पे एग्जांपल अब आपको समझ में आ रहा है? ए का मतलब बाबू हाइड्रोजन है और बी का मतलब क्या है? क्लोरीन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको निकालने का क्या तरीका है? तो ध्यान से सुनिएगा। इसको निकालने का तरीका है कि आप बॉन्ड एनर्जी लिखिए, किसका लिखिएगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब ए और ए के बीच में मल्टीप्लाई कीजिए बॉन्ड एनर्जी किसके किसके बीच में? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। दैट इज क्लोरीन को हमने क्या मान लिया है? बी मान लिया है, बी और बी के बीच में। और यहां पर 2 दिख रहा है, इसका पावर में 1/2 कर दीजिए। यह तरीका है। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये थर्मोडायनामिकल इक्वेशन है।
क्लियर है कि नहीं? इक्विलिब्रियम वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह जब आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, बट अभी आप इस चीज को एडॉप्ट कीजिए कि ए और ए के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है, बी और बी में के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है, और ए और बी के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है, वो इस तरह से रिलेटेड होता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एग्जाम्पल भी दिया इसलिए ताकि समझ पाओ आप। यहां तक ठीक है? अब सवाल पे आते हैं। यहां पर हमने लिखा था इट इज बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। एक्सेस बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? कि कितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, कितना होना चाहिए और कितना ज्यादा है। तो जो आप यहां से बॉन्ड एनर्जी निकालिएगा ए और बी के बीच में, इट इज अ थ्योरिटिकल प्रोसेस। आप थ्योरी का इस्तेमाल करके निकालेंगे, दिस इज थ्योरिटिकल प्रोसेस। लेकिन एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी कितना होगा वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, है ना? हमें वो नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। बट थ्योरेटिकली हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से निकालेंगे। और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो लैब से हम टेस्ट करके निकालेंगे, और थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने इस तरह से निकाला, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, इन डिफरेंस को ही क्या कह रहे हैं? एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा ज्यादा टफ हो गया क्या? नहीं, एकदम अगर एक बार में नहीं समझ में आया ना, थोड़ा जैसे थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वीडियो, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? हमने कहा कि इस तरीके से हम थ्योरेटिकल प्रोसेस से हम क्या निकाल सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हैं ए और बी के बीच में। एक्सपेरिमेंटल हम अलग से निकालेंगे और इन दोनों के वैल्यूज में डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस है उसे ही क्या कहते हैं? एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। तो इस एक्सेस बॉन्ड एनर्जी पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है पॉलिंग स्केल पे। आगे बात कर लेते हैं, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। ही डिटरमाइंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाला, क्या निकाला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जैसे यहां पर आपका क्या क्या है? यहां पर क्या है? आपका ए है, यहां पे बी है। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर कितना है ये निकाल के बताया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना, ये नहीं पता। समझ में आ रहा कि नहीं? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना, ये बताया। क्लियर है? पहला बात तो ये। दूसरा बात सुनिएगा ध्यान से। He determined the electronegativity difference between the two atoms and then by assigning arbitrary values to few elements। और इसके लिए उन्होंने क्या दिमाग का अप्लाई किया कि उन्होंने असाइन किया कुछ एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आर्बिटरी वैल्यूज। आर्बिटरी वैल्यूज का मतलब आपने मान लिया, एज्यूम कर लिया। जैसे कि मान लीजिए ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लाया है 10, लेट सपोज। और अगर आपने ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज्यूम कर लिया 4, तो क्या बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नहीं लिख दीजिएगा? अगर ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 10 है, तो दूसरा का क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 6 होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों में डिफरेंस नहीं होगा 6, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अगर बी का निकालना चाहो, यहां माइनस को मत देखना, बी भी आगे हो सकता है, ए भी आगे हो सकता है। डिफरेंस का मतलब यहां पर ये नहीं है कि ए प्लस है कि बी माइनस है, कि समझ में आ रहा है? अंतर ए और बी में जो डिफरेंस है वो क्या है? 10 का है। तो अगर ए 4 है तो ऑब्वियसली बी कितना होना चाहिए बचवा? 14 होना चाहिए। अब समझ में आया? अगर एक 14 है और एक 4 है तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा। अब जाके सही है। क्लियर है कि नहीं? तो इसी तरह से डिफरेंस तो निकाला, उसमें से एक को मान लिया और दूसरा को उसी हिसाब से निकाला। तो चलिए बात करते हैं इन्होंने प्रोसेस क्या अप्लाई किया। तो फिर से पढ़ दे रहा एक बार। ही डिटरमाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स एंड देन बाय असाइनिंग आर्बिट्ररी वैल्यूज फॉर फ्यू एलिमेंट्स। वो कौन कौन से एलिमेंट थे? तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन के लिए उन्होंने वैल्यू 4 का एजम्पशन किया, कार्बन के लिए 2.5 का एजम्पशन किया और हाइड्रोजन के लिए 2.1 का एजम्पशन किया। सबसे ज्यादा किसका एज्यूम किया गया है? 4। आपको थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस करके बताया कि पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 का होता है। तो याद रखिएगा 4 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी का नहीं माना गया है। पॉलिंग ने ये 4 वैल्यू आर्बिटरीली माना है, होता नहीं है। क्लियर है कि नहीं? शुरुआत में ये बता दिया कि सर ये कंपैरिजन वाला चीज है, तो कंपेयर करने के लिए एक को अगर मान लिया जाए कोई चीज, तो उसके कंपेयर में दूसरा उससे ज्यादा है या कम है ये पता किया जा सकता है। सो दैट उन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। फ्लोरीन के लिए 4 मान लिया, कार्बन के लिए 2.5 और हाइड्रोजन के लिए 2.1 मान लिया, और इसके हेल्प से ही कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एलिमेंट्स। और बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्होंने इसके मदद से निकाला।
क्लियर है कि नहीं है? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिखा हुआ है यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, इन दोनों में जो डिफरेंस है, बीच में माइनस है, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 0.208 रूट अंडर डेल्टा ई। अब ये डेल्टा ई क्या है, आगे लिखा हुआ, बात करेंगे हम। ये डेल्टा ई कुछ और नहीं, ये एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है, जो थोड़ा देर पहले डिस्कस हम किए थे। क्या है एक्सेस बॉन्ड एनर्जी? कि आपने जो थियोरिटिकल प्रोसेस से बॉन्ड एनर्जी निकाला और एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से लैब में आप बॉन्ड एनर्जी निकाले हैं, दोनों में जो डिफरेंस है उसी को क्या कहते हैं, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। डेल्टा ई वही है। तो अभी हम देखेंगे उस चीज को, क्लियर है कि नहीं है? तो यहां लिखा हुआ है डेल्टा ई क्या है, देखिएगा ध्यान से, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का मतलब यहां हम कहना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी, ये एक्सपेरिमेंटल बात है। क्लियर है कि नहीं? एक्सपेरिमेंटली आप एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे और माइनस कर देंगे किसको, जो थियोरिटिकल आपने निकाला था। देखिए ध्यान से, ई ए ए इंटू ई बी बी पावर में क्या है 1/2, ई ए ए इंटू ई बी बी पावर में क्या है 1/2, रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। इन दोनों के जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। सो डेल्टा इज नथिंग बट, डेल्टा ई इज नथिंग बट एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। चलिए ठीक है सर, मान लिया ये फॉर्मूला उन्होंने निकाला, क्या बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो किस बात पे डिपेंड करता है, कि एक्सेस बॉन्ड एनर्जी कितना है, रूट ऑफ एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। लेकिन सवाल अब ये है कि 0.208 कहां से आया, इस बात के लिए हमने यहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा। एक्स ए एक्स बी क्या समझ में आ गया है, एक्स ए एंड एक्स बी आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। ये जो फैक्टर है 0.208 किस वजह से आया है हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। असल में जो एनर्जी का एसआई यूनिट है, बॉन्ड एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, किलो कैलोरी पर मोल। क्या होता है, किलो कैलोरी पर मोल। लेकिन जब किलो कैलोरी पर मोल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है तब जाकर के ये नंबर आता है। तो लिखा हुआ फैक्टर 0.208 अराइजेस फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ किलो कैलोरी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले सर पर मोल कहां है, अरे एक मोल इलेक्ट्रॉन का ही जो एनर्जी होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है यार। इसलिए यहां पर मोल और लिखने का और यहां पर मोल लिखने का क्या मतलब, दोनों जगह लिखना होगा, तो दोनों जगह हटा दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है उसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, जिसे हम किलो कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 23 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं? अब वहां पे हमने लिख दिया है, यहां पर मोल लिखते वहां पे लिख दिए घुमा करके। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि सर अगर किलो कैलोरी में ही रहने देते, अगर कन्वर्जन नहीं करते, कन्वर्जन किए हैं तो कौन सा वैल्यू आएगा 0.208 आएगा। अगर किलो कैलोरी में ही रख देते तो क्या होता, अगर हम इस चीज को किस में रखते हैं, किलो कैलोरी में ही रख देते तो क्या होता। तो याद रखिएगा, वैल्यू बता रहे हैं, याद रख सकते हैं आप 0.88, ध्यान रखिएगा यहां पे क्या आ जाएगा 0.88 आ जाएगा, रूट अंडर डेल्टा ई आ जाएगा। और अगर ये तब आप यूज करेंगे बचवा, ये तब आप यूज करेंगे जब डेल्टा ई का वैल्यू किसमें है, किलो कैलोरी में है। और जब डेल्टा ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स बी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, ये दोनों ही फॉर्मूला रहा, दोनों ही फॉर्मूला इसका है। लेकिन ये अगर किलो कैलोरी में दिया है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 0.2, ये ज्यादातर यूज होता है ऑब्वियसली। क्लियर है कि नहीं? ज्यादातर यूज होता है। लेकिन आपका मन में सवाल हो सकता है कि अगर कन्वर्जन नहीं किए तो क्या हो जाएगा। अगर कन्वर्ट कर दिए किलो कैलोरी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये फैक्टर आना है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? आगे बात करते हैं। क्या ये बातें पूरा क्लियर है? क्या हम डेल्टा ई को निकाल सकते हैं? किस तरह से निकालेंगे? दिस इज एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। और एक्सेस बॉन्ड एनर्जी क्या है ऑलरेडी बता चुके, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होगा उससे हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल वैल्यू को घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो बैठा देंगे यहां पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो पॉलिंग स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। सबसे पहले कौन सा स्केल पढ़े? मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल किस पे बेस्ड था बोलेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड जो स्केल आपने एलरेड एंड रकाव का पढ़ा, वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वजह से फॉर्मूला क्या निकल करके आया था स्केल का, याद रखना पड़ेगा आपको, 0.359 इंटू जेफ
अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744। क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 डिफरेंट स्केल्स का हमने डिस्कशन किया, और आपको मैं बता दूं कि मूलिकन स्केल का और पॉलिन स्केल का एक दूसरे के साथ रिलेशन भी है, उस बात को भी आपको आना चाहिए कि बोल देगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू मूलिकन स्केल इज दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। समझ में आया? एक स्केल का वैल्यू दे देगा, दूसरा स्केल का वैल्यू पूछ लेगा, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे दिया और आपको केल्विन में पूछ लिया, वैसा ही बिल्कुल। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए उस बात को भी हम देख लेते हैं। अगर उस चीज को देखना है तो डायरेक्ट हम आपको बता दें, उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फालतू का टाइम फिर आगे का स्लाइड में जाने का जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं पॉलिंग एंड मूलिकन वैल्यूज, पॉलिंग एंड मूलिकन वैल्यूज of electronegativity are related as, किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हम डायरेक्टली आपको बता देते हैं, यहां पे डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं कि मान के चलिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप निकाल रहे हैं पॉलिंग स्केल में, तो ये बराबर होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू, आपको लिखना होगा 0.34 इंटू एक्स, 0.34 इंटू एक्स। अरे एक्स मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन कौन सा स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मूलिकन का, मूलिकन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है कि नहीं? और यहीं पे खत्म नहीं होता, प्लस करना होगा, नहीं घटाना होगा आपको 0.2, माइनस करना होगा आपको 0.2, बस इतना याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। पॉलिंग स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा और मूलिकन स्केल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, दोनों में इस प्रकार का रिलेशन है। तो आप चाहें तो एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, हम आपको देते हैं, आप चाहें तो इस चीज को बनाइए, है ना। ये आपका अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इस चीज को हम यहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं, अच्छा खासा इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ताकि ध्यान रहे यहां पर कि आपको पता है मूलिकन स्केल, सॉरी पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? बोलो रे, 4 होता है। किसके लिए बात कर रहे हैं? फ्लोरीन के लिए, ठीक है कि नहीं? आपसे सवाल में पूछ लिया, बताओ जरा मूलिकन के लिए क्या है? अरे सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो मूलिकन के लिए कितना है अगर आपको निकालना है, तो यहां पे जो पॉलिंग स्केल का वैल्यू है वहां बैठाइएगा 4 और बाकी सॉल्व कर दीजिएगा, तो यहां से मूलिकन स्केल का निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कितना निकलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट। क्लियर है कि नहीं? कितना आएगा कमेंट कर दीजिएगा, ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंस के तरफ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के हमने क्या उखाड़ा है। ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है कि इसका हेल्प से हम क्या क्या बातें और इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। तो लिखे हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द बॉन्ड। क्या पता कर सकते हैं? बॉन्ड का नेचर। सर बॉन्ड का नेचर, बच्चा जनरली जो बॉन्ड बनते हैं या तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से बनता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, और या फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये जनरली 2 टाइप के बॉन्ड्स 2 एलिमेंट के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पे नेचर ऑफ बॉन्ड हम पता कर सकते हैं कि 2 एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है। किसके मदद से? तो देख सकते हैं आप, बिटवीन 2 एटम्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर आपको 2 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम हो जाए तो इससे आप ये बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होगा कि आयनिक बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने मान लिया कि 2 एलिमेंट है यहां पर, एक एलिमेंट है बी, एक एलिमेंट है ए। कंपाउंड को कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं।
हो सकता है इन दोनों के बीच बॉन्ड इस प्रकार रहे, बी और ए, मतलब शेयर करके बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड रहे, और इट में फॉर्म लाइक दिस कि बी प्लस हो और ए माइनस हो, मतलब समझ में आ रहा, आयनिक बॉन्ड। हो सकता है पूरा पूरी आयनिक ना हो, थोड़ा कोवैलेंट हो, थोड़ा आयनिक हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ना है बचवा, वहां आपको एक खूबसूरत सा नियम पढ़ना है जो ये बताएगा आपको कि कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं होता है। प्योर बॉन्ड का मतलब क्या है समझ में आ रहा है? या तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड या तो प्योर आयनिक बॉन्ड, ऐसा कोई भी नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में समझ में आएगा वो। फिलहाल आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिए। अगर आपको बोला जाता है कि HCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, मतलब सर H और Cl के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड आपने पढ़ाया है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है। हम आपको कह रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी है उसमें। आपने पढ़ा होगा H प्लस और Cl माइनस, नहीं पढ़ा है HCl, लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा है और आयनिक कैरेक्टर उसमें कम है। तो आपको डिटेल में फिर से कह दे रहे, जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहां मिलेगा। तो फिलहाल हम यहां पर क्या कह रहे हैं कि बी और ए मिलकर के एक कंपाउंड बनाया है BA, इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है या आयनिक बॉन्ड हो सकता है। इसका प्रिडिक्शन हम इन दो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस से पता कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना हो, 0 हो, और अगर डिफरेंस 0 हो का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अरे डिफरेंस 0 होने का मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए। बोलने का मतलब एक एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं, जैसे कि H2, एग्जांपल ले सकते हैं Cl2, इन सब के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा? H और H के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सेम एलिमेंट, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दोनों के बीच में किस टाइप का बॉन्ड होगा? सबसे पहला बात, कोवैलेंट बॉन्ड होगा और प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होगा। प्योरली कोवैलेंट का मतलब होता है आयनिक होने का कोई गुंजाइश नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? माने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली कोवैलेंट होता है। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो प्योरली कोवैलेंट होता है, इसमें आयनिक होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये XA और XB लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है? XA इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, XB इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। सो XA माइनस XB मतलब दोनों का डिफरेंस बता रहा है, इज स्मॉल। अगर स्मॉल है लेकिन एक का ज्यादा दूसरे से, मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B से, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। डिफरेंस बोल रहा वेरी स्मॉल, दोनों में डिफरेंस अगर बहुत स्मॉल है, इसका मतलब अगर एक का वैल्यू 4 है तो दूसरा का वैल्यू 3.8 है, मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस थोड़ा सा है, थोड़ा सा, कोई ज्यादा है। B भी ज्यादा हो सकता है, A भी A से, मतलब यहां हमने एज्यूम कर लिया कि A ज्यादा है B से, तो हो सकता है कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B का ज्यादा हो A से, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात का, जो आपका नॉन मेटल होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो इस तरह से लिखा जाता है, अगर आपने ये सोचा है NaCl है मान लीजिए, तो Na B है और Cl A है, तो Cl A है, Cl इज नॉन मेटल, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं ज्यादा होता है, इसीलिए हमने जानबूझ के यहां लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। हमने कंसीडर किया A क्या है, नॉन मेटल है, और B क्या है, मेटल है। मेटल को जनरली पहले लिखा जाता है और मेटल में प्लस होता है अगर आयनिक बॉन्ड बनाता है तो, इसलिए बता। चलिए वापस आते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम है मतलब लगभग 0.1 है, 0.2 है, इस टाइप का वैल्यू का बात कर रहे हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट तो होगा लेकिन प्योरली कोवैलेंट नहीं होगा, पोलर कोवैलेंट कहलाएगा। अब ये पोलर कोवैलेंट क्या है थोड़ा सा हम बताएंगे, इसके डिटेल में जानकारी कहां मिलेगा? नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा रहे होंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। फिर भी बता दें, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि बच्चा HCl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड तो होता है लेकिन इसमें आयनिक कैरेक्टर भी होता है, प्योरली कोवैलेंट ये नहीं है। तो यहां पे ये वर्ड जो इस्तेमाल हुआ पोलर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब दो आयंस सेपरेट होना, प्लस और माइनस
अलग अलग हो जाना को ही क्या कहते हैं, पोलर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखिएगा यहां पर क्या होता है सर, H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर, लेकिन आप ये बात अब जान चुके हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। मतलब कैसे पता सर? लेफ्ट टू राइट चलने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। राइट साइड में क्लोरीन होता है पीरियोडिक टेबल में, आपको पता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होकर क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। अगर शिफ्ट होता हुआ थोड़ा बहुत दिखेगा तो इस पर एक चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बोले सर ये कौन सा चार्ज है? या तो नेगेटिव चार्ज हमने पढ़ा है या तो पॉजिटिव चार्ज पढ़ा है। हम कह रहे हैं पूरी नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला जाएगा। ये पूरा थोड़ी इसके पास गया, इसके पास है लेकिन ये लेकर के कहीं निकल गया है क्या? अगर लेके निकल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बात सच है, एकदम ये बात सच है कि अगर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एक है इसको अगर क्लोरीन ले लेता है तो Cl माइनस बन जाएगा। ये बात सच है। और हाइड्रोजन का जो अपना इलेक्ट्रॉन है अगर पूरी निकल जाएगा अपने से तो वो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहां पे कह रहा है कि हाइड्रोजन से दूर गया है और क्लोरीन के पास आया है, क्लोरीन लेके नहीं गया है। इसीलिए हम लिख रहे हैं क्लोरीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है नेगेटिव होता है, आपको पता है, जिससे जाता है उस पे प्लस आता है। लेकिन इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव लिखा हुआ, इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, मतलब इफेक्ट ऑफ पॉजिटिवनेस है, इफेक्ट ऑफ नेगेटिवनेस है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होने का मतलब क्या, पूरा इलेक्ट्रॉन को हमने ले लिया मतलब नेगेटिव हो गए हम, लेकिन पूरी नहीं लिया, अपने पास रखा है तो थोड़ा बहुत उस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट उस पर आता है। सो इट इज कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? जब भी कोई बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह का चार्ज डेवलप होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ध्यान रहेगा। एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर आगे जाके आप पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे, H2O ऐसा होता है। अरे सर ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बात को भी पढ़ने के लिए केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना होगा, बॉन्ड के बीच में एंगल्स पढ़ना होगा। क्लियर है कि नहीं? तो H2O का ऐसा बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, मान के चलिए, ठीक। अब यहां पर है इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली। इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएगा, तो हम कह रहे हैं आपको ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। हाइड्रोजन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच के ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा, इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, लेके तो भागा नहीं है तो इसके पास क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इधर से भी खींचा है तो और एक तो नेगेटिव चार्ज, इससे दूर गया है तो पार्शियल पॉजिटिव, इससे भी दूर गया है तो पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां जो ये आपको दो बॉन्ड दिख रहा है, ये दोनों बॉन्ड क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं। समझ में आ रहा? प्योरली कोवेलेंट का मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहां ऑलरेडी दिखा चुके हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में ही रहेगा। क्या इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्या इस हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, कहीं शिफ्ट नहीं होगा, बीच में ही रहेगा। दोनों सेम बंदा है, कोई खिंचाता नहीं है। इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन बीच की जगह किसी एक तरफ डोमिनेट कर रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये डिटेल में फिर से कह दे रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में होगा। आगे समझे, आगे बात करते हैं हम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के इक्वल हो जाए, एग्जैक्टली 1.7, अगर 1.7 से कम था तब का बात हो चुका है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम रहे तब यह बात लागू होता है पोलर कोवेलेंट। और एग्जैक्टली अगर 1.7 हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक होता है। मतलब जो भी कंपाउंड है उसका नेचर में 50% कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा और 50% आयनिक कैरेक्टर रहेगा। माने जब जरूरत पड़ेगा आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लेगा। और सर ये कहां से निकालें, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ, आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? ये 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक कैसे आया, तो परसेंटेज निकालने का एक तरीका है। एलॉर्ड ने, साइंटिस्ट का नाम आपने पढ़ा होगा, एलॉर्ड, एलॉर्ड पूरा नाम है उसका एक्चुअली।
एलर्ड और रकाउ ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए एक स्केल बनाया था ना, उसी का जो साइंटिस्ट का नाम था एलर्ड, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाए तो हम मानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा हो चुका है। लिखे हैं इफ XA माइनस XB दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज वेरी हाई। वेरी हाई कब मानेंगे? जब 1.7 से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाएगा तो मोर आयनिक लेस कोवेलेंट हो जाएगा। मोर आयनिक लेस कोवेलेंट मतलब वो कंपाउंड ज्यादा कैरेक्टर क्या रखेगा? आयनिक कैरेक्टर रखेगा। मतलब 50% से ज्यादा कैरेक्टर क्या रहेगा? आयनिक, और 50% से कम कैरेक्टर रखेगा कोवेलेंट। क्लियर है कि नहीं है? इन दो केस के लिए हम यहां पर एक बात लिख के रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। द मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सच केस एज BA, जहां पर B प्लस होगा और A माइनस होगा। हमने शुरुआत में ही बोला था यहां पे ये दो केस कोवैलेंसी को शो कर रहा है, जो कि इस कैरेक्टर को दिख रहा है कि B और A के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। और नेक्स्ट जो दो केस है C एंड D, जो कि क्या बता रहा है? यहां पे तो 50% आयनिक है, यहां तो आयनिक 50% से ज्यादा हो गया है। तो ये इस बात को शो कर रहा है कि अगर कोई कंपाउंड BA लिखा हो तो वहां इसको हम कैसे लिखते हैं कि मेटल में प्लस डाल देते हैं और नॉन मेटल में माइनस डाल देते हैं। एग्जांपल ले लीजिए ना, NaCl मान लीजिए, तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। हम ये जानना चाहते हैं, मान लीजिए अब आपसे, कि NaCl में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, ये जानना चाहते हैं। तो आपके लिए एक फॉर्मूला है जो एलर्ड ने दिया हुआ है, AL एलर्ड। क्या नाम है? AL एलर्ड। एलर्ड बार बार मुंह से निकल जाता है, एक्चुअली में एलरेड है ना। 1961 में एक फॉर्मूला दिया जो कि आपको अभी बताने जा रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला। क्या कह रहा है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कोई कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है ना, 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA और XB आपको पता है क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। मान लीजिए NaCl आपको एक कंपाउंड दे दिया गया है, या मान लीजिए, चलिए अभी हम आपको बता देते हैं, HCl मान लीजिए दे दिया गया है ताकि पता रहे। एक कंपाउंड क्या है? HCl। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन पॉलिंग स्केल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको पता कितना होता है? 2.1। यस और नो? और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए पॉलिंग स्केल के हिसाब से, अरे आर्बिट्रीली माना था उन्होंने, याद कीजिए, 3, फ्लोरीन का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का माना था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्लोरीन का, क्लोरीन का और हाइड्रोजन का ही माना था। एक बार चेक कर लीजिएगा सभी को, आप लोगों को लिखा दिया गया है। आर्बिट्ररीली जो उन्होंने माना था उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसका किसका माना गया था? फ्लोरीन का तो 4 माना था, वो एकदम याद है, सबसे ज्यादा होता है उसी का, उसमें कोई डाउट नहीं है। कार्बन का माना था, है ना, और हाइड्रोजन का माना था। हाइड्रोजन का कितना माना था? 2.1, और कार्बन का माना था 2.5। ऐसा था ना। तो एक काम करते हैं, HCl नहीं HF ले लेते हैं, जो कि हमको पता है, H और F ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? 4। चलो ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको तुम H प्लस और Cl माइनस होता है तो इसको मान लो तुम क्या B है, इसको मान लो तुम A है। तो ध्यान दो, ये लिख लिए हो, कौन दिया था? AL एलर्ड ने। अब इस फॉर्मूला में इस चीज को जरा बैठाते हैं। 16 लिखते हैं, XA, A किसको माने हैं? फ्लोरीन को। फ्लोरीन में कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 4 माइनस XB किसको माने हैं? हाइड्रोजन को। कितना बैठा देंगे? 2.1 प्लस 3.5 XA माइनस XB दैट इज 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा उतना परसेंट क्या आएगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा उतना परसेंट क्या आएगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इतना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आने वाला है आपका। क्लियर है कि नहीं है? तो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय AL एलरेड। एक्चुअली एलर्ड मुंह से निकलता है, एलरेड 1961 में दिया गया था। तो क्या आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमें पता चल जाए तो हमें यह बात पता चल जाएगा कि दो एलिमेंट के बीच में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है।
कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है, पहला बात। और दूसरा बात, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कितना परसेंट कोवेलेंट हो सकता है, कितना परसेंट आयनिक हो सकता है? सर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर कहते हो, आपने फॉर्मूला नहीं बताया, हमने आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताया। तो मान लीजिए यहां 60% आता है तो बचा कितना? 40%। 40% कैरेक्टर किसका हो जाएगा? कोवेलेंट का। तो अलग से फॉर्मूला बताने का क्या जरूरत है? समझ में आ रहा? अगर आपको आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला पता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का फॉर्मूला क्यों चाहिए? अगर ये मान लीजिए 70% आ रहा है आयनिक कैरेक्टर तो बचा 30%। 30% क्या हो जाएगा? कोवेलेंट। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है या कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है वो भी बताया जा सकता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको मालूम है तो। अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, सेकंड इंपॉर्टेंस लिख रहा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिफरेंस माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट इज XA माइनस XB, मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड। गजब सा बात है। आपसे हम पूछ रहे हैं एक बेसिक सवाल, आपके पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है और आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, तो इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है? क्या बोला? कोवेलेंट। ये बच्चा बोल रहा कोवेलेंट, एनी अदर? आयनिक ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे कोवेलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। शेयरिंग होने के बाद खींचातानी हो सकता है कि भाई हमने 10 रुपया दिया, आपने भी 10 रुपया दिया, वो पैसा 10 रुपया और 10 रुपया 20 रुपया दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चक्कर आता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो अपने तरफ उस 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? ऐसा नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और कोई अपनी इच्छा से इलेक्ट्रॉन को दे देता है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन कोवेलेंट। याद रखिएगा आज, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। ध्यान रहेगा ये बात, आयनिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, और ये क्या होता है? लेस स्टेबल। ठीक है, इसके पीछे की कहानी जो है हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा है, ये बात लिख दिया हमने। आगे बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड कब होता है? मतलब सर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, हाँ कि ना? अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा तुम कि XA माइनस XB जब क्या हो जाए? हाई, वेरी हाई हो जाए, या कह सकते हैं कि डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो जाए, बस समझ जाओ। अगर एग्जैक्टली 1.7 हो जाता है तो क्या होता है? 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट। अगर 1.7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगा? आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर आयनिक कंपाउंड आप उस चीज को कह सकते हैं। मैंने ज्यादातर आयनिक कैरेक्टर है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, हो सकता है, बट मेजॉरिटी पोर्शन क्या होगा? आयनिक होगा। और जो आयनिक होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। इस चीज को सिंपल लैंग्वेज में हमने यहां लिखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हुआ तो स्टेबल ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां ज्यादा होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, और नेचर में आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाता है। क्लियर है कि नहीं? होता है, माना नहीं जाता है, होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। नेचर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया था HF, उसी तरह से HF, HCl, HBr, HI हमने ले लिया और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला। आपको पता है हाइड्रोजन का क्या होता है? 2.1 और फ्लोरीन का होता है 4, तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया 1.9। 4 माइनस 2.1 दैट इज 1.9। उसी तरह से कुछ देर में आप लोगों का सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जान जाइएगा। हाइड्रोजन का ऑलरेडी जानते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी जान जाइएगा, तब आप ये जो डिफरेंस है आराम से निकाल पाइएगा। तो हमने लिख दिया है अभी फिलहाल। इसमें क्या है? 1.9, यहाँ 0.9, 0.7 एंड 0.4। तो धीरे धीरे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। यहाँ लिखा हुआ है स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा था। आपसे पूछा जाता है सवाल में कि HF ज्यादा स्टेबल है कि HCl ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलिएगा?
HF जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने से क्या होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, और नेचर में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर यही डिफरेंस कम हो जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाए, लिख रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन विच XA माइनस XB दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, काफी कम हो, आर अनस्टेबल इन नेचर, अनस्टेबल होते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम हो जाए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम हो जाए तो अनस्टेबल हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स यहां लिखा हुआ है, जैसे कि सिलिकॉन हाइड्राइड SiH4, नाइट्रोजन क्लोराइड NCl3, फास्फोरस हाइड्राइड PH3, आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3। जब सिलिकॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा गया तो 0.3 मिला, नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में देखा गया तो 0 मिला। मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है, अभी थोड़ा देर में वो भी बात कहेंगे हम। फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी लगभग सेम होता है, तो यहां पर 0 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है। आर्सेनिक और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.1 है, तो काफी कम वैल्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम होगा वो कंपाउंड नेचर में अनस्टेबल है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये सारी बातों को पढ़ने के बाद जो मॉड्यूल मिला है, जो प्रैक्टिस सेट मिला है, उसको लगाइए, तब जाकर के और ज्यादा क्लियर होगा। थियोरेटिकली आपको हम बहुत स्ट्रांग बना दे रहे हैं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इससे अब आगे जाकर के मॉड्यूल को सॉल्व करें हम। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है XO माइनस XA, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। किन दो एलिमेंट्स के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? तो XO यहां नीचे लिख दिया, XO इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक एलिमेंट फिक्स कर दिया आपने, क्या है? ऑक्सीजन। और दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया A, मतलब A की जगह कुछ और हो सकता है। अबे A कोई एलिमेंट थोड़ी है, A की जगह कोई एलिमेंट लेना तुम। तो XO माइनस XB, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ऑक्सीजन और A के बीच में, प्रिडिक्ट्स द नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड बताता है, ये नेचर ऑफ ऑक्साइड बताता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? बोले सर नेचर ऑफ ऑक्साइड, मेटल का अगर ऑक्साइड होता है सर, मेटल का अगर ऑक्साइड होता है तो बेसिक नेचर का होता है, और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है तो एसिडिक नेचर का होता है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड का मतलब है कि एसिडिक है कि बेसिक है, ये बताएगा। फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A, मतलब A एलिमेंट जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, समझ में आ रहा है? मान लो AO लिखे हैं, समझ में आ रहा है? A और O बॉन्ड बना रहा है। अब हम अगर सोडियम के साथ ऑक्साइड बना रहे हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, दैट इज Na2O। आपको पता है 2 माइनस होता है बचवा, समझा कि नहीं समझा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा, क्योंकि Mg2 प्लस और O2 माइनस होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। एंड दीज ऑल आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, आई एम सेइंग इट, दीज ऑल विल हैव अ बेसिक इन नेचर। कैसे पता आपको? हमें यह बात पता है कि जब हम ये A के जगह में कोई भी मेटल लेते हैं और यहां ऑक्सीजन तो है ही, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला जाता है वो काफी ज्यादा आता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा तो उसका नेचर, ऑक्साइड शोज बेसिक नेचर, ध्यान रहेगा, बेसिक नेचर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे एक बार बेसिक नेचर का होगा, आगे बात करेंगे। अगर यही चीज काफी कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम हो, ऑक्सीजन तो फिक्स है, एक के जगह पे आप कोई भी नॉन मेटल लेते चलिएगा, नॉन मेटल लेते चलिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीजें, हेलोजेंस ले सकते हैं, कुछ और भी लीजिए, नॉन मेटल लीजिए, तो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए हम। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता, क्लास 10 पास किए हुए हैं आप लोग। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो कह रहा है जब XO माइनस XA, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन O एंड A, O मतलब ऑक्सीजन, A मतलब कोई और एलिमेंट, और यहां पर A जनरली नॉन मेटल्स होगा,
तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा काफी कम होगा, और जब भी कम होगा ऑक्साइड का नेचर, ऑक्साइड सोर्स एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। क्या आपको हाइड्रोजन ऑक्साइड के बारे में पता है? सर बहुत डेंजर चीज आप बता रहे सर, हाइड्रोजन ऑक्साइड ये कौन सा चीज है? अरे बाप रे बाप रे, H2O को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड। आप लोग इसको फेमस कर दिए हैं वाटर वाटर बोल के। क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो वाटर है आपसे पूछ रहे हैं, इसके पास एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है? माथा हिला रहा, मतलब तुम बोलना चाह रहा न्यूट्रल है। क्लास 10 कैसे पास कर? हम जो पानी पी रहे हैं उसको प्योर करके अगर फिल्टर करके पी रहे हैं तो वो न्यूट्रल हो जा रहा है। बट अगर तला कोई वेल खोदा हुआ है, कहीं पे पॉन्ड है, कहीं पे रिवर है, उसका जो वाटर होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये जो आपको दिख रहा ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप पाएंगे काफी कम पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? अभी थोड़ा देर में हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी पता है 2.1, ऑक्सीजन का भी बात कर लेते हैं ना, अभी बात करेंगे, नाइट्रोजन का भी बात करेंगे हम। क्लियर है कि नहीं? जो चीजें इंपॉर्टेंट है अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या है, ये बात समझ में आ गया है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होने वाला है। अगर मेटेलिक ऑक्साइड है तो भाई बेसिक होता है, हमको पहले से पता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा? एसिडिक होता है। कैसे पता चला? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालनी है हम ऑक्सीजन और विद उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट का। अगर उसका रेस्पेक्टिव एलिमेंट मेटल है तो बेसिक नेचर, उसका रेस्पेक्टिव एलिमेंट अगर नॉन मेटल है तो बोलो जरा, क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर खत्म करेंगे इस चीज को। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कितना इंटरेस्टिंग बात अब आप सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिए। आयनिक कंपाउंड्स हैविंग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर लेस देन 20%। कोई आयनिक कंपाउंड है और कितना परसेंट आयनिक है? तो बोल रहा है 20% से कम आयनिक है। मतलब ज्यादा जो कैरेक्टर है वो क्या है? कोवेलेंट का है। 20% आयनिक है मतलब 80% कोवेलेंट है। और बोल रहा है 20% से भी अगर कम है आयनिक कैरेक्टर, वेयर फाउंड कलर्ड, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। मतलब आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेस बना रहे हैं अभी। आप यहां से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। नहीं, ऐसा आयनिक कंपाउंड जिसका आयनिक परसेंटेज कितना हो? 20 से भी कम है, मतलब जनरली वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। और कोवेलेंट कंपाउंड फिर क्या होगा? कलरफुल होगा। बोल रहा 20% से भी कम अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर है तो वेयर फाउंड कलर्ड, उसके पास कलर है, मतलब कलरफुल है। और आयनिक कंपाउंड जनरली कलरफुल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वो 20% से कम, अगर वो 20% से कम आयनिक कैरेक्टर रखता हो तब। कोवेलेंट कंपाउंड ऑलवेज कलरफुल, जिंदगी इसका कलरफुल, शेयरिंग से बना है ना, तो जिंदगी खूब अच्छा चल। अभी एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिएगा, AgCl, AgBr, AgI, Ag2S, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फाइड। यहां पे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आपका लिखा हुआ है, कैसे निकालना है आपको पता है, फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। AL एलरेड ने जो फॉर्मूला दिया था 16 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर, उससे निकाला हुआ है। ये बात आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। तो AgCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर लिखा हुआ है 22%, AgBr का 18%, AgI का 11%, Ag2S सल्फाइड, सिल्वर का सल्फाइड 8%। तो कलर के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। यहां एक पॉइंट लिखा, ध्यान दीजिएगा, लेसर द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डार्कर बी द कलर। डार्क कलर कब मिलेगा? जब आयनिक कैरेक्टर कम से कम होगा। तो सबसे कम तो यहां पर हमको दिख रहा है, सबसे डार्क कलर दुनिया में क्या है सर? ब्लैक। तो सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैक ही होता है, ध्यान रखिएगा इस बात। डार्क कलर से होंगे, बट सर इससे थोड़ा सा
ज्यादा आयनिक कैरेक्टर तो थोड़ा कम डार्क होगा बट थोड़ा कम डार्क होगा। दिस इज डार्क येलो, डार्क येलो। सर इससे थोड़ा सा कम डार्क होगा, आप कह सकते हैं तो लाइट येलो बोल दीजिए। क्या होता है? लाइट येलो। और ये 22% है, मतलब 20% से ज्यादा है, तो इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। आयनिक कैरेक्टर में आ गया ना, आयनिक कैरेक्टर में 20% से कम जो बंदे होंगे वो कलरफुल होंगे। अगर 20% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर तो कलर नहीं होगा। कौन सा कलर है? व्हाइट। कौन सा कलर है? फिर कलर में काउंट नहीं करेंगे, व्हाइट है। समझ में आ रहा कि नहीं आता है? तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखे। अब मान लीजिए बहुत सारे दुनिया में अनगिनत कंपाउंड्स हैं, सबके कलर्स को याद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कंपाउंड्स यहां बता रहे हैं उसके कलर को खाली याद रखिए, कंसेप्ट को यहां से बना के चलिए। सवाल में इस तरह से पूछा जाता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दे देता है, ये जो वैल्यूज हमने दे दिया है आपको कैलकुलेट नहीं करना, वो देगा और बोलेगा कि ये ज्यादा डार्क है कि ये ज्यादा डार्क है, तो आपको कहां पे टिक करना है? ये ज्यादा डार्क है। क्यों है? क्योंकि इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम है। यहां लिखा हुआ है लेसर द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डार्कर विल बी द कलर। इस कंसेप्ट को पकड़ के आपको बढ़ना आगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जितना कम आयनिक कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा डार्क होगा। क्लियर है? तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी उतना देर से हम चिल्ला रहे हैं कि सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको आना चाहिए, तो सभी एलिमेंट्स का नहीं आना चाहिए, जो बताने जा रहे हैं उनका तो आना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट पीरियड का अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड हाइड्रोजन, ये आना चाहिए। सेकेंड पीरियड में बात करें तो किसका किसका आना चाहिए ना? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक का तो आना चाहिए। थर्ड पीरियड का अगर हम बात करें तो जस्ट नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आना चाहिए। अगर फोर्थ पीरियड का बात करें तो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जितना लिखा हुआ है इन एलिमेंट्स का आना चाहिए। हम वैल्यूज लिख रहे हैं। सर वैल्यूज याद नहीं होगा तो क्या होगा? फांसी दे दिया जाएगा? नहीं, आपको सीक्वेंस याद रखना है कि किसका ज्यादा किसका कम, बस दोनों में से किसका ज्यादा किसका कम ये पता होना चाहिए। वैल्यूज याद नहीं हो तो भी काम चलेगा। हाइड्रोजन का उतना देर से आप चिल्ला के पढ़े हैं, कितना होता है? 2.1। ये होता नहीं है, ये आर्बिट्रेरली पॉलिन द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है, आपको पता है ये बात। और फ्लोरीन का माना गया था कितना रे? 4 माना गया था, तो 4 मान लिया। क्लियर है कि नहीं? बाकी चीजों को लिख रहे हैं। ये और कार्बन का भी माना गया था, याद आ रहा है? कार्बन का कितना माना गया था? कितना था? 2.5 कार्बन का माना गया। 2.5, यस 2.5। ये 3 वैल्यूज को उन्होंने माना था और बाकी वैल्यूज निकाला था इनके मदद से, कंपाउंड बना के। नाइट्रोजन के साथ फ्लोराइड बना दिया और फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, फ्लोरीन का 4 मान लिया, नाइट्रोजन का ऑटोमेटिक निकल गया। उस दिन बताए थे हम ये चीज, उस दिन नहीं मतलब शायद इसी लेक्चर में हो रहा वो चीज। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? थोड़ा इससे ज्यादा होता है, 3 होता है, याद रखिएगा। 2.5 कार्बन का, नाइट्रोजन का 3। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। 2.5 इसका ले लिया 3 और इसका ले लिया 3.5 और फ्लोरीन का ऑलरेडी क्या लिया हुआ है? 4। इस तरह से किया। अच्छा, फास्फोरस का कितना होता है? नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस का 2.1 लिया, क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। अगर इसका 3 है तो 3 से कम होना चाहिए, तो 2.1। सल्फर का होता है 2.5, क्लोरीन का आप ले लीजिए 3, ब्रोमीन का ले लीजिए 2.8 और आयोडीन का ले लीजिए आप 2.5। सर वैल्यूज याद नहीं होंगे? याद हो जाएंगे, बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैल्यूज याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस याद कीजिए, कि ऑर्डर क्या है, जरा पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। ऑर्डर, इसका ऑर्डर को पकड़िए। बताइए सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का 4 दिख रहा है आपको बच्चा। सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। उससे कम किसका है? ऑक्सीजन का 3.5 दिख रहा है। उससे कम किसका है? किसका है? नाइट्रोजन का 3 है। उससे कम किसका है? क्लोरीन का 3 है। देखिए नाइट्रोजन का भी 3 है और क्लोरीन का भी 3 है, मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग दोनों का क्या है? बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
क्लियर है कि है नहीं है? उसके कम देखिए किसका है, कार्बन सल्फर, कार्बन का तो 2.5 है, यहां ब्रोमीन का हमको 2.8 दिख रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा यहां पर ब्रोमीन का, और किसी का 2.8 है, यहां चेक कीजिएगा, नहीं है। इससे कम किसका है? सर कार्बन का 2.5 दिख रहा है, सल्फर का 2.5 दिख रहा है, और आयोडीन का भी 2.5 दिख रहा है। तीनों बराबर है लगभग, यस और नो आप कह सकते हैं ये चीज। किसका किसका है ना, आयरन, सल्फर और कार्बन, FONClBrI, ठीक है, यहां तक हो गया, कार्बन तक हो गया। और बताइए इससे कम किसका होगा? तो यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस को ठीक से देखिएगा, यहां हमने लिखा, आगे बताइए। सर 2.5 वाला कहानी खत्म हो चुका है, 2.1 वाला बचा हुआ है। 2.1 फास्फोरस दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है, यस और नो? तो फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों का 2.1 है बबुआ, लगभग बराबर है। यह सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन और क्लोरीन से ज्यादा, नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग बराबर, ब्रोमीन से ज्यादा है नाइट्रोजन और क्लोरीन का, आयोडीन सल्फर और कार्बन से ज्यादा ब्रोमीन का, आयोडीन सल्फर और कार्बन का ज्यादा है फास्फोरस और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से फास्फोरस और हाइड्रोजन का क्या है, लगभग बराबर है। सर कैसे याद करेंगे? हमने इसको ऐसे याद किया है, FONClBrI, याद नहीं होगा? फोन्सलब्री, ऐसे करके याद करो, FONClBrI, फोन्सलब्री। याद नहीं हो रहा? यहां तक तो याद हो गया हमको लगता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भैया ये यहां से यहां तक तो याद हो गया, देखो FONClBrI, दिस इज द सीक्वेंस। ऐसे पता कर लेंगे, जो पहले लिखा हुआ उसका ज्यादा है, ऐसे पता कर लेंगे। फ्लोरीन पहले लिखा हुआ उसका ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, ऐसे याद कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? फोन्सलब्री, क्या लिखा है, क्या बोले, ऐसे करके याद कर लो, कोई भी निमोनिक बना लो ना, फोन्सलब्री, ऐसे याद कर लो। सर इसके बाद क्या करेंगे? आयोडीन के बाद से क्या करेंगे? यहां से यहां तक का क्या करेंगे? तो एक निमोनिक यहां यूज कर सकते हैं आप, इंडिया से चाहत पुरानी है। इंडिया मतलब यहां आयोडीन हम लिख रहे हैं, से मतलब सल्फर लिख रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? चाहत मतलब कार्बन लिख रहे हैं, पुरानी मतलब फास्फोरस लिख रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन लिख रहे हैं। चेक कर लीजिएगा, आयोडीन लिखा हुआ, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे याद रख सकते हैं, ज्यादातर यूज होने वाला चीज ये है, FONClBrI। और उसके बाद भी आप याद कर सकते हैं इस तरह से, इंडिया से चाहत पुरानी है। तो क्या बातें क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमने लिखा था, याद कीजिए अभी थोड़ा देर पहले ही, किसके किसके बीच, अभी थोड़ा देर पहले यूज किया हमने, HF, HCl, HBr और HI के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अब आप वहां पे देख सकते हैं कि कैसे वो वैल्यूज आए। 1.9 कैसे आया, 0.9, 0.7, 0.4 जो भी था वो कैसे आया, आप आराम से ये वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इफ यू गाइस कि आपको दिक्कत हो रहा है वैल्यूज याद करने, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस सीक्वेंस याद करना जरूरी। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर में ये वाला नहीं है तो आप बेकार पढ़ने आ रहे हैं, ये समझ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा और किसका कम आपको पता होना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कि एक्चुअली बॉन्ड में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट किधर हो रहा है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो ना खींचेगा। अगर मान लीजिए फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में जिंदगी में कभी बॉन्ड आपको देखने को मिले तो आप क्या कहिएगा? फ्लोरीन क्या करेगा? ऑक्सीजन से दूर इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आएगा, फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑक्सीजन से, यस और नो? अगर कहीं पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देखने को मिलेगा तो जरा बताइए इलेक्ट्रॉन किधर खिंचाएगा? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होगा? कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? कार्बन का। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बन से भरा हुआ रहेगा पूरा केमिस्ट्री, उस समय भी इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट।
पूरा फ्यूचर देख करके हम आपको बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये बात कह रहे हैं हम, कि उस समय हम कहेंगे कि कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ खींच रहा है। आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? अभी समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपको दिख रहा है, कार्बन का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, इस वजह से वो खींचेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए इस लेक्चर को हम करेंगे यहीं पे समाप्त। आई होप आपको पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया है, बट शुरुआत से लेकर अंत तक इससे बाहर और आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। थियोरेटिकली ये बात हम कह रहे हैं, बात है सवाल का, तो सवाल तो आपको लगाना पड़ेगा। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस यू आर नॉट मच कैपेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि यहां पर तो हम बेस बना रहे थे, आपका कंसेप्ट्स बना रहे थे। आपका ड्यूटी है कि इन कंसेप्ट्स के हेल्प से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।